बच्चों, हमने सूखी डाली एकांकी शुरू की थी जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है। इस एकांकी का संबंध संयुक्त परिवार से है। तो बच्चों, हमने इसके 1-2 पंक्तियों वाली प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे, 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे और 6-7 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर भी पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो बच्चों, आज हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब है कि भाव स्पष्ट करना है। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं प्रश्न में, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो प्रश्न है, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं, डालियों से ही पेड़ है और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक मतलब अलग हो जाए। तो बच्चों, ये आपका प्रश्न था। तो इसका अब हमने भाव स्पष्ट करना है। तो वो इस प्रकार है, दादाजी इंदु को समझाते हैं कि संयुक्त परिवार एक महान वृक्ष के समान है। इसकी तुलना किससे की है दादाजी ने? बरगद के वृक्ष से। हम सब परिवार के सदस्य इसकी शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब जिस प्रकार पेड़ की डालियां होती हैं, उसी प्रकार जो परिवार के सदस्य होते हैं वो उनकी तुलना शाखाओं से की गई है और इन शाखाओं से ही पेड़ की शोभा होती है। यदि पेड़ की शाखाएं हैं, डालियां हैं, तो ही पेड़ की शोभा होती है। बिना डालियों के वृक्ष जो है कुछ भी नहीं होता। वृक्ष की प्रत्येक शाखा का अपना महत्व होता है। जिस प्रकार वृक्ष की प्रत्येक शाखा जो डाली है उसका अपना महत्व होता है, उसी प्रकार बच्चों जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका भी हर सदस्य का परिवार में महत्वपूर्ण स्थान होता है। शाखा छोटी हो या बड़ी, सबका परस्पर मतलब आपसी सहयोग उसकी छाया को बढ़ाता है, उसको सौंदर्य प्रदान करता है। सौंदर्य मतलब सुंदरता प्रदान करता है। भाव ये है कि परिवार में सब मनुष्य समान होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक मनुष्य परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। घर का हर सदस्य परिवार की शोभा होता है। सबको मिलजुल कर रहने से ही परिवार की सुख समृद्धि संभव है। छोटा हो या बड़ा, सब अपनी अपनी भागीदारी सबकी अपनी अपनी भागीदारी होती है। सभी अपना अपना सहयोग देते हैं। इसलिए दादाजी इंदु को समझाते हैं कि वह नहीं चाहते कि परिवार का कोई सदस्य परिवार से अलग रहे। तो बच्चों, ये भाव स्पष्ट हुआ इन पंक्तियों का। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? बच्चों, ये जो लाइनें हैं बेला ने दादाजी से कही हैं। तो बच्चों, इसका भाव स्पष्ट करते हैं इस गद्यांश का। इस गद्यांश का भाव है कि परिवार जनों के व्यवहार ने छोटी बहू कौन है? बेला का अंतर्मन मतलब अंतर आत्मा जो है उसकी झकझोर दिया, उसको हिला दिया। उसे दादाजी तथा परिवार के महत्व का बोध हो गया मतलब पता चल गया कि परिवार का क्या महत्व होता है। इसलिए वह सबके प्रति सहयोगी बनकर रहना चाहती है। वह इसलिए अब उसको समझ आ गई है और वह सबसे मिलजुल कर रहना चाहती है। वह दुखी होकर दादाजी से आग्रह करती है, मतलब कहती है कि आप परिवार के किसी सदस्य का अलग होकर रहना पसंद नहीं करते, किंतु क्या आप चाहेंगे कि परिवार के साथ रहकर ही कोई सदस्य जड़ बन जाए? मतलब परिवार के साथ रहकर वो ऐसी जड़ हो जाए, निर्जीव हो जाए। वो दादाजी को ये कहती है। तो इस प्रकार बच्चों, ये आपके 2 प्रश्न थे, आशय स्पष्ट कीजिए, ये हो गए। अब अगला प्रश्न है आपका भाषा बोध से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं आपने एक शब्द के
दो दो शब्द लिखने हैं। अगर 2 से कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको पर्यायवाची से संबंधित ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि पर्यायवाची शब्द दिया होगा एक और उसमें ऑप्शन दी होंगी, आपने उसका जो सही पर्यायवाची है उसका चुनाव करना है। तो बच्चों ये जो है आपके पर्यायवाची शब्द, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, आप ध्यान देना। तो बच्चों पहला शब्द है प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा का पर्यायवाची शब्द है शान, आन, सम्मान। अगला शब्द है आकाश। आकाश मतलब गगन भी होता है, नभ भी होता है, असीम भी होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जैसे आकाश है उसकी कोई सीमा नहीं है, शून्य होता है। तो इस प्रकार बच्चों आकाश के हम ये शब्द लिख सकते हैं। वृक्ष, वृक्ष को और क्या कहते हैं आप? बिटप कहते हैं, पेड़ कहते हैं, तरु कहते हैं। अगला शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का खुश, सुखी, संतोष, हर्ष भी हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों अगला है आपका शब्द परामर्श। परामर्श का अर्थ होता है, समानार्थक शब्द होता है जब पर्यायवाची शब्द होता है राय, विचार, सलाह। अवसर, अब ये शब्द है पर्यायवाची अवसर। तो अवसर का पर्यायवाची होगा समय, मौका और सुयोग। तो आदेश शब्द का होगा आज्ञा, हुक्म, हदायत, हिदायत। आलोचना, आलोचना का पर्यायवाची होगा निंदा, देखना, परखना। इस प्रकार बच्चों ये आपके पर्यायवाची शब्द थे। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द को और क्या कहते हैं? विपरीत शब्द कहते हैं। मतलब जैसे आकाश लिखा है तो इसका विलोम क्या होगा? पाताल। आज़ादी का विलोम होगा गुलाम। पसंद का नापसंद। शांति, अशांति। आदर, अनादर। प्रसन्न, अप्रसन्न। झूठ, सच। निश्चय, अनिश्चय। मूर्ख, समझदार। इच्छा, अनिच्छा। घृणा, घृणा क्या होता है? नफरत करना। तो इसका विलोम क्या हुआ? प्रेम। विश्वास, अविश्वसनीय। ठीक है। तो आपने ये स्पेलिंग भी अच्छी तरह से देख लेने हैं और इनको समझ लेना है। तो बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है लिखित समरूपी भिन्न अर्थक शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। ठीक है। तो इधर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है प्रश्न लिखने में, तो वो आप अपनी बुक से देख लेना इधर से। तो बच्चों पहला जो हमारा भिन्न अर्थक, भिन्न अर्थ का मतलब है, मतलब जो शब्द हैं देखने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सा उनमें अंतर है परंतु उनके अर्थ जो हैं अलग अलग निकलते हैं। ठीक है। तो अब हमने पहले इनके अर्थ को अच्छी तरह से समझना है, इन शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से समझना है, फिर आप वाक्य में उसका सही से प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों पहला शब्द है सूखी। सूखी, सूखी मतलब सूखी हुई, मुरझाई हुई। जैसे कोई पेड़ है वो सूख गया है, या डाली है सूख गई है, वो सूखी सूखी हुई मतलब मुरझाई हुई। वर्षा ना होने के कारण फसल सूखी पड़ी है। तो दूसरा शब्द जो है सुखी। सुखी मतलब इसमें छोटा ऊ लगा है स को, तो सुखी का मतलब होता है खुश, प्रसन्न। तो बच्चों इसका वाक्य इस प्रकार होगा, हर व्यक्ति अपने घर में सुखी रहे। अब ये जो दो शब्द हैं इनमें ये अंतर है, तो आपने इनके अंतर को समझना है। अगला शब्द है आपका सास। सास कौन होती है? पति या पत्नी की माँ, उसे क्या कहते हैं? सास। तो इसका वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, महेश की सास तेज स्वभाव की प्रतीत होती है। ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो कि राम की सास उसके घर आई हुई है। ठीक है। तो ये आपने मतलब अंतर को समझना है। इसके साथ का अगला जो भिन्नार्थक शब्द है सांस। और सांस और सांस में अब फ़र्क है, आपको देख लो, स्पेलिंग में भी थोड़ा सा फ़र्क है, चंद्र बिंदु लग गया है सांस के ऊपर। सांस होता है श्वास, जो हम सांस लेते हैं। ठीक है। तो दौड़ते दौड़ते मेरी सांस ही फूल गई।
फूल गई होना है बच्चों, इधर मिस्टेक से भूल लिखा गया है, इधर आपने फूल गई लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका शब्द कुल। कुल मतलब जोड़, ठीक है। या कुल का ये भी अर्थ हो सकता है वंश भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का कुल योग क्या है। तो इसका वाक्य ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपने कुल का अर्थ वंश लिया है तो आप लिख सकते हैं कि राम ब्राह्मण कुल से संबंध रखता है, ऐसे भी बना सकते हैं इसका वाक्य। तो बच्चों नेक्स्ट जो शब्द है आपका कूल। अब कुल और कूल में अंतर है, बोलने में ही अंतर है, इनकी मात्राओं का अंतर है, ये आपने समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो कूल का अर्थ है किनारा। हम सब जमुना के कूल पर देर तक बैठे रहे, ये हो गया इसका वाक्य। अब और, तो बच्चों और मतलब तथा होना है, इधर मिस्टेक हो गई है, कथा लिखा गया है, तथा होना है यहाँ, ठीक है। तो इसको आप मेरी ये अब वीडियो अवश्य सुनना तो आपको पता चल जाएगा, इधर तथा होना है, ठीक है। मोहन और राकेश आए थे, और जैसे बोलते हैं और का अर्थ है कि की तरफ, ठीक है। गेंद मेरी ओर फेंको, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरी ओर से नमस्ते कहना। तो बच्चों इस प्रकार आपके ये जो भिन्नार्थक शब्द थे इनके अंतर को आपने इस प्रकार स्पष्ट करना है। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, ये है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों पहला मुहावरा है काम आना, मारा जाना, ठीक है। तो आपने जो मुहावरों के अर्थ हैं वो अच्छी तरह से समझने हैं, फिर आप जो वाक्यों में उनको प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। हमारे देश के अनेक सैनिक सन 1962 के युद्ध में चीन के आक्रमण में काम आए, ठीक है। तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। दूसरा मुहावरा है नाक भौं चढ़ाना, मतलब घृणा करना या असंतोष प्रकट करना, मतलब संतुष्ट नहीं होना। तो इसका वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, सीता गीता की बातें सुनकर नाक भौं चढ़ाने लगी थी। तो तीसरा है आपका मुहावरा पारा चढ़ना, क्रोधित होना। रावण को देखकर हनुमान जी का पारा चढ़ने लगा, या फिर आप और भी वाक्य बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आपका चौथा मुहावरा है बच्चों भीगी बिल्ली बनना। तो इसका मतलब है कि सहम जाना। चोर पुलिस को देखकर क्या बन गया, भीगी बिल्ली बन गया। पांचवा मुहावरा है मरहम लगाना, संतावना देना, हौसला देना, ठीक है। तो शहीद के घर जाकर सभी लोगों ने परिवार को मरहम लगाया। छठा मुहावरा है आपका ठहाका मारना, जोर से हंसना, ठीक है। तो इसका बाकी इस प्रकार बनाएंगे, जोकर को देखकर बच्चे ठहाके मारने लगे थे। जोकर को देखकर बच्चे ठहाके मारने लगे थे। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये हो गया छठा मुहावरा। सातवां मुहावरा है खलल पड़ना, किसी काम में बाधा आना। बस के खराब होने के कारण हमारे पिकनिक के कार्यक्रम में खलल पड़ गया। आठवां मुहावरा है कमर कसना, किसी काम के लिए निश्चय पूर्वक तैयार होना, पूरी तैयारी करना। मार्च आते ही छात्रों ने परीक्षा के लिए कमर कस ली। तो बच्चों ये मुहावरे हो गए आपके। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।